तो मैंने इंट्रोडक्शन करवाई है, आई एम जमशेद बर्की एंड आई बिलोंग टू वज़ीरिस्तान एंड पीपल वर लाइक वज़ीरिस्तान से एक ऐसी नज़र से देखा गया कि मैं जैसे इस मुआशरे का हिस्सा नहीं हूँ, इस मुल्क का हिस्सा नहीं हूँ। मोबाइल था मेरे पास, अभी भी मुझे याद है मैं 10 लाइट में यूज़ करता था, उस पर मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी। डम पश्तो में कहते हैं पाकिस्तान में टेररिज्म है ये वो। अब जब फॉरनर यहाँ पे आ जाता है उसको कितना प्यार मिलता है। पहाड़ के टॉप पे खातून जो है खड़ी होकर कह रही है, कहते हैं यहाँ पे जब मर्द हमारे सामने आते हैं, मैं वो इलाके रिकमेंड करूंगा जो आप गाड़ी में आराम से जा सकते हैं, और सेकेंडली ऐसा इलाका रिकमेंड करूंगा आपके आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। जय वज़ीरिस्तान वाले, ये आप एजुकेशन पसंद नहीं करते, आप लोग बंदूकों शंदूकों को और इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू पे ऑफ करते हैं। हमें ऐसे एक अंधेरे में रखा गया है कि हमारा माइंड इस तरह बना लिया गया है कि लेकिन हम फैसिलिटी अगर दे भी दिए हैं, मर्दों को दे दिए हैं, औरतों को नहीं दी। पुराने ज़माने में हमें किस तरह से रखा गया था, हमारी क्या सोच रखी गई थी, हमें किस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था। तो ये कि वो वही बात है जो आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, मैं तो माइंड ब्लोन अवे कि यार ये खूबसूरती। बट्टाग्राम का फूड देखूं, बट्टाग्राम की रिवायात देखूं, बट्टाग्राम की खुशी और गम की रिवायात कैसे हैं, इमरान खान से एक्सपेक्ट करता था इस मामले में। केपी भी मिसाल ऐसी है, अगर केपी सही मानों में टूरिज्म पे काम कर लेना तो यकीन करें पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होगा। जो मैं आज रात आपके साथ गुजारूंगा होटल पे, यकीन करें 15 मिनट में मेरे पीछे गाड़ी आई है, जमशेद कौन है, एक घर के सामने एक बाबा आए हैं, उन्होंने कहा यार मेरे घर के आगे वीडियो मत बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, एक नए पॉडकास्ट में खुशामदीद आपको कहते हैं। फाटा का नाम सुनते ही आपके जहन में खौफ, दहशतगर्दी, असलहा ये सब कुछ आता होगा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वहाँ से एक ऐसा नौजवान उठा जिसने अपनी वीडियोस में वज़ीरिस्तान की खूबसूरती, मेहमान नवाज लोग और प्यार करने वाले लोग नज़र आते हैं। तो इसके बाद इनको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली और इन्होंने कई चैनल्स पे इंटरव्यूज़ भी दिए। तो मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली जमशेद बर्की साहब। कैसे? ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। जमशेद बर्की जी सर, बीइंग अ फ्रेंड, कुछ पर्सनल चीज़ें जो है ना वो कभी दुनिया के सामने नहीं आई है आपके बारे में। exactly. लोग जो है वो जानना चाहते हैं जमशेद बर्की का ताल्लुक जो है वो बेसिकली कहाँ से है? ठीक है, जमशेद बर्की का ताल्लुक बेसिकली साउथ वज़ीरिस्तान में कानीगुरम से है। कानीगुरम एक बर्कियों का बर्कियों के कबीले का इलाका है जो बहुत मशहूर है, जो कि बर्की कबीला सिर्फ 3 जगहों पे रहता है, वज़ीरिस्तान में, कानीगुरम में और पिशावर में जो कि वहाँ पे उर्मड़ के नाम से है, और एक है इंडिया में जलंधर में। हाँ, ये नया कुछ सुनने को मिला है। ये बर्की कबीला इन 3 जगहों पे आबाद है, लेकिन जो मेन आबादी है उनकी कानीगुरम में ही है। और एजुकेशन वगैरह अगर आप बताना चाहें कि कहाँ से आपने हासिल की और कितना एजुकेटेड है आप? एजुकेटेड बिलोंग तो मेरा माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छी एजुकेटेड फैमिली से है, क्योंकि मेरे सारी फैमिली मेम्बर्स जो है ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पे है। और वाहिद एक ऐसा बंदा मैं निकला हूँ जो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो 360 टर्न लिया जिस बंदे ने। मैंने मैट्रिक किया डेरा इस्माइल खान से और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में मैं पोजीशन होल्डर था, और FSC फिर मेरे वालिद की ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे वालिद ने पिशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि इस्लामिया कॉलेज एक ब्रांड है यहाँ का। हाँ तो बिल्कुल ब्रांड। मेरे वालिद साहब ने कहा था कि यार बस मेरा शौक है, मेरा जो आखिरी बेटा है ये जाएगा इस्लामिया कॉलेज में पढ़ेगा, तो इतनी मेहनत करनी है कि आप वहाँ की सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए, इस्लामिया कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, इस्लामिया कॉलेज में मैंने पढ़ लिया, इस्लामिया कॉलेज से भी अच्छे नंबर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से भी मैं पोजीशन होल्डर होकर निकला। फिर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आना था, कॉमसेट में भी आ गया। कॉमसेट से बाद में मैंने कंप्यूटर साइंस किया, क्योंकि मेरी सारी फैमिली कंप्यूटर साइंस टेस्ट हैं वो कर रहे हैं। मैं भी कर रहा था कि इन फील्ड में निकल के मैं भी कुछ ना कुछ बन जाऊँगा जी। तो कंप्यूटर साइंस शुरू करते ही थोड़ा सा मैं ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन फाइनली मैंने डिग्री नहीं, ख़राब तो नहीं हुए, ख़राब नहीं, लेकिन इन केस ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो फैमिली के कुछ उन मेंबर्स के मुताबिक जो कहते हैं ना कि ये बंदा ख़राब हो गया, तो 3rd सेमेस्टर में आके मैं थोड़ा सा आर्ट और कंटेंट क्रिएशन में आ गया था, जिसकी वजह से डिग्री थोड़ी सी पीछे जाने लगी मुझसे। तो ये लोग जो है वो फैमिली कितनी खफा हुई ये बातें जो है बाद में करेंगे, लेकिन इस फील्ड की तरफ कैसे आए आप? फील्ड का सबसे वो ये था ना कि देखें, जब 1st सेमेस्टर था मेरा, एक इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, तो उसमें से जब उठे हैं तो मैंने इंट्रोडक्शन करवाई है, आई एम जमशेद बर्की एंड आई बिलोंग टू वज़ीरिस्तान एंड पीपल वर लाइक वज़ीरिस्तान से, ऐसे करके मेरे सारे क्लास वाले, हालांकि मैं लास्ट सीट पे बैठा था, कुछ और दोस्त भी थे मेरे वज़ीरिस्तान के, तो सबके बारे में वो इस तरह, मतलब एक अजीब नज़र जो मैंने फील की कि मतलब एक ऐसी नज़र से देखा गया कि मैं जैसे इस मुआशरे का हिस्सा नहीं हूँ, इस मुल्क का हिस्सा नहीं हूँ। तो वो चीज़ बड़ी लगी। फिर उस कुछ डिस्कशंस होती रहीं और हमें यही कहता रहा कि वहाँ के लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्द हैं,
दहशत गर्दों के फैसिलिटेटर हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, ऑल दैट। तो मैं, क्योंकि मैंने वज़ीरिस्तान में टाइम नहीं गुजारा था, मेरी ग्रूमिंग सारी शहरों में हुई थी, तो मैंने कहा यार कैसे हो सकता है, देखना चाहिए वाकई ऐसी बात है कि नहीं। तो बस वहाँ से मैंने अपने इलाके में जाके शुरू किया कि यार सच में क्या है यहाँ पे, रियलिटी क्या है। लेकिन तो फिर वहाँ से मेरा कंटेंट शुरू हो गया। जब मैं आई स्टिल कांट बिलीव कि वहाँ पर इतना पीस है, ठीक है ना। जब मैं आपसे मिला, क्योंकि हमारी दोस्ती जो है वो गपशप सारी चीज़ें आप जो है वो अपनी वीडियोस के थ्रू भी बताते रहते हैं, और जो चीज़ें जो है वो वीडियो में नहीं बताते वो हम पर्सनली जो है वो डिस्कस करते हैं कि इस तरह का सीन है, उस तरह का सीन है। तो वो खौफ, हिरास, जिस तरह इन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा कि असलहा और ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ है, ठीक है। तो एक वज़ीरिस्तान का डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपने जो है वो दुनिया के सामने रखा। बहुत सारी मुश्किलात झेली होगी इसमें आपने, तो उन मुश्किलात के बारे में अगर आप बताना चाहें, अपनी स्ट्रगलिंग फेज़ के बारे में अगर बताना चाहें। मुश्किलात ये है ना कि सबसे पहले आप खुद सोचें कि एक स्टूडेंट होता है सेकंड सेमेस्टर का, आपके पास सबसे बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास में रहते हुए एक बजट की। बिल्कुल। मोबाइल था मेरे पास, अभी भी मुझे याद है मैं 10 लाइट में यूज़ करता था, उस पर मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी। तो जब मैं वज़ीरिस्तान जाता था, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से सख्ती बहुत थी, नया नया, उस मतलब 2016 में 15 या 16 में इलाका खोल दिया गया था। स्लोली वापस जो IDPs थे स्लोली जाना शुरू हो गए थे, और 17 में मैंने काम शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे आपको एज सच परमिशन नहीं थी शूट करने की, ना वहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से। सेकंड चीज़ जो थी वो ये थी ना कि हमारा पश्तो का जो सिस्टम है ना पश्तूनों का, वो थोड़ा गैरत और रस्म और रिवाज में पख्तून वाली चीज़ों को रखना पड़ता है वहाँ पे। फिर ये होता है ना कि ये चीज़ें ओल्ड स्टाइल में, मतलब पुराने ज़माने में टेप जो होता था गाने सुनने के लिए, ठीक है, वो एक बहुत बदनाम चीज़ थी कि फलाने का बेटा टेप सुनता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मोबाइल इज समथिंग वेरी बिग, तो मोबाइल में फिर वीडियो बनाना, वो भी किसी घर के आगे। तो मैं ये कहता था कि लोगों के मोबाइल की आपने बात की है, स्टिल जब मोबाइल नए नए आए थे 2006-7 में पाकिस्तान में, उस टाइम जिसके पास मोबाइल होता था लोग समझते थे ये जो है ना ये इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो, हाँ, वो जा रहे। हमारे उसमें थोड़ा वो स्लैंग में जाऊंगा, मैं बेहद भी माफ़ करना चाहूँगा कि डम पश्तो में कहते हैं डम शो, तो उस तरफ जाते थे। हालांकि हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू से डिपेंड करता है आपके अपनी नेचर पे, आपके अपने ऊपर कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। बिल्कुल। एनीवेज कमिंग बैक टू द जर्नी के जिस तरह से मैंने वो किया था, और फिर ये था कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो क्योंकि आपने खूबसूरती दिखानी है, मैंने ड्रोन से भी दिखानी थी कि एरियल हमारे किस तरह से। तो वहाँ पर फिर मुझे परमिशंस के इशू होते थे, मैं लोकल आर्मी फोर्सेज से मिलता था, वो मुझे घंटों घंटों बिठाते थे कि नहीं आप वेट करें, वो बात करवाते हैं। तो फिर जाके वो कहते थे नहीं यार परमिशन नहीं है। फिर लोकल से मिलना, तो ये पहले जो 3 साल है ना, तो ये सारे मेरे इस तरह में लगे हैं, किसी एक कोराजो करीब मैं आपके साथ वीडियो बनाता हूँ, इधर आपके घर के सामने बना लूँ, मैं आर्मी वालों से पूछूं कि मैं इधर वीडियो बनाता हूँ, मैं आपकी चेक पोस्ट का ख्याल रखूंगा। तो सारे ये थे। और सेकंड इशू था वो ये था फाइनेंसेस का। यही क्वेश्चन मेरा नेक्सट था कि इतना सफर फाइनेंसेस के बाद अभी दोबारा आएंगे उससे। एक और ये था कि देखिए मैंने स्टार्ट में किया था ना, तो अब मैं सेकंड सेमेस्टर में एक बच्चा जो होता है ना इतना बड़ा नहीं होता, और आप पे घर वाले इतना भरोसा नहीं कर सकते। स्पेशली मैं मेरे 4 बड़े भाई हैं, मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, ठीक है। तो फिर भी मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा करना कि खुद जाओ वज़ीरिस्तान घूम कर आ जाओ फिर वापस आ जाओ, क्योंकि आप जितने भी बड़े हो जाओ, छोटा जो घर वालों के लिए आप छोटे ही हैं, अभी मैं घर वालों के लिए बच्चा ही हूँ। बिल्कुल। तो मेरे ये इशू था कि अकेले नहीं जा सकता था, मैं बड़े भाई को राज़ी करता था, या फिर ख़ानदान में से किसी, या फिर मैं परमिशन लेता था कि मुझे इजाज़त दे दे, मैं किसी दोस्त को साथ। दोस्त तो खैर तैयार नहीं होते थे, वो डरते थे। तो मुश्किल से फिर बड़ा भाई अपने काम छोड़ के अपने बड़े भाई को मैं अपने साथ ले जाता था सुबह। और ट्रैवल भी हमारा ये था ना, क्योंकि मेरा अपना वज़ीरिस्तान में बेशक अपना घर नहीं है, बिल्कुल। तो भाई के साथ सुबह जाके 7 बजे निकल के 6 बजे घूम फिर के जो इलाका घूमना होता था, रात को 9 बजे तक वापस डी खान पहुंचना होता था। तो ये काफ़ी एक लंबी, क्योंकि आप सुबह जाते हो, सारा दिन काम करते हो, ट्रैवल करते हो 4-5 घंटे, तो वो मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। ऊपर से जो है वो आप कंटेंट का वो व्यूज़ वगैरह देखो तो उस टाइम इतना डिसहर्ट हो जाता है, डिसहर्ट हो जाता है। बंदा कहते हैं सुबह 6 बजे निकला वो रात को वापस आ रहा हो। उस टाइम पे आपको 3-4-5 हज़ार का पेट्रोल लग जाए, और आप इतनी मेहनत करो, खाने पे भी खर्चा आ जाए, और फिर फीडबैक ना हो, लेकिन बस वो चलता। इतनी सारी एक्सपेंसेस थी। तो स्टार्ट में जब स्ट्रगलिंग फेज था उस टाइम किसी ने सपोर्ट किया, या अब कोई सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली? शुरू से लेके अभी तक सबसे जो मेरा बैकबोन है वो मेरी फैमिली है। तो जब मैंने पहला व्लॉग बनाया था तो मेरे एक एजुकेटेड फैमिली है, तो वो समझ गए थे कि अच्छा, मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स आया, एक अच्छी चीज़ है तो बनाते जाओ।
तो कुछ ये हुआ था कि फिर जब मैं थोड़ा सा इस चीज़ पर रेगुलर हो गया था, घर वाले समझने लगे कि स्टडी से आउट ना हो जाए, तो वो था। लेकिन सपोर्ट ये था कि वहाँ से लेके अभी तक घर वाले सपोर्ट करते हैं। तो फिर ये था, मेरे अगर हॉस्टल के एक्सपेंसेस, लेट सपोज अगर मेरे हॉस्टल के एक्सपेंसेस तब 15,000 होते थे, मैं गुजारा कर करके 10-11 हज़ार लगाता था, कुछ बचाता था कि ये होना अगर कल मुझे मेमोरी कार्ड चाहिए, कैमरा चाहिए, कल मुझे माइक चाहिए, तब मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें पे कॉम्प्रोमाइज़ करता था। अगर लेट सपोज मैंने एक टाइम की चाय नहीं पी ली तो डजेंट मैटर, खैर है, चाय बाद में पी सकता हूँ, लेकिन ये पैसे मेरे काम आएंगे। तो अपने भी मतलब वो मेरे पास जो पैसे आते थे वो तो फैमिली के होते थे ना, लेकिन अपने पॉकेट मनी में से उसे बचाता था। और इसके अलावा अगर मुझे स्टार्ट में कहीं गियर चाहिए होता था तो मैं फैमिली वालों को कहता था कि मुझे इस तरह के गियर चाहिए, तो भी वो कहते थे। लेकिन अभी तक जो जा रहा है खर्चा वो जेब से ही हो रहा है, और कहीं पे अगर मैं जेब से मतलब वो फेल हो जाता हूँ तो फैमिली वहाँ पे आके सपोर्ट कर देती है। अच्छा बरकी साहब, आपका कितना अर्सा हुआ है मतलब ये व्लॉगिंग करते हुए, फाटा को प्रमोट करते हुए? मैंने पहला व्लॉग बनाया था जुलाई 2018 में, तो तब से लेके अगर अभी आप काउंट करेंगे तो अराउंड अबाउट 6 साल बनते हैं कि 6 साल मेरी ये जर्नी रह चुकी है। अच्छा, ये बाकी जो ट्रेवलर्स है या व्लॉगर्स हैं वो फाटा या वजीरिस्तान का रुख क्यों नहीं करते? अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं समझता हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ पर एक वीडियो बनाऊँगा। हम फॉरेनर्स को कहते हैं फॉरेनर्स पाकिस्तान नहीं आते। फॉरेनर्स क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, ये वो। अब जब फॉरेनर यहाँ पे आ जाता है उसको कितना प्यार मिलता है। जितने भी एवज उबेक आई है, फूड ब्लॉगर्स आए पाकिस्तान में, आए पाकिस्तान से उन्होंने इतना कंटेंट बनाया, इतना उन्होंने लोगों का प्यार कमाया। कुछ की तो शादियां भी हो गई थी और टूट गई और कुछ पाकिस्तान में शादियां करके रह रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जब आते हैं ना, सॉरी काट रहा हूँ, वो यहाँ के ही रह जाते हैं, फिर यहाँ के इतना प्यार मिलता है। तो वही चीज मैं कहता हूँ लोगों को, जो दूसरे ब्लॉगर्स हैं उसको मैं थ्रू आपके प्लेटफॉर्म ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, जो बाहर के लोग पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, इसी तरह से दूसरे सिटीज़ के लोग वजीरिस्तान के बारे में वही सोच रहे हैं। आप ज़रा उस माइंड से आए कि लेट्स सपोज एक ट्राई ही हो जाए। चलो, अगर आपको सिक्योरिटी के कंसर्न है आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी गारंटी दूंगा, मैं आपको खुद लेके जाऊँगा। लेकिन मैं ये चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर वो एक दफ़ा फाटा में आएंगे ना, जितना प्यार, मतलब पख्तूनों का प्यार तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन जो प्योर हॉस्पिटलिटी है, जो प्योर लव है, वो ट्राइबल लोगों में है। जमशेद भाई, जैसे मैं अगर घर में बोलूँगा ना कि मैंने वजीरिस्तान जाना है, सबसे पहले चीज़ मुझे बोलेंगे कि वहाँ तो हालात ख़राब है, एग्जैक्टली टेररिज्म है, वहाँ पर किलिंग हो रही है, ठीक है, लोग जो है वो शूट किए जा रहे हैं। आपको क्या वो पड़ी है कि आप वजीरिस्तान जाना चाहते हैं, इधर ही रुको या कहीं और चले जाओ। तो वन थिंग जो आप कहना चाहें कि लोग जो है वो वजीरिस्तान का रुख करें, इतना आपने प्रमोट किया है, इतना सारा वजीरिस्तान आपने देखा है, ठीक है, पूरा फाटा आपने देखा है, वो कैसे, क्या एक ऐसी चीज़ है खूबसूरती के अलावा जो आप कहना चाहते हैं कि मतलब लोग जो है वो आए और ये चीज़ एक्सपीरियंस करें? सबसे बड़ी बात जो आपको मैं बताऊं ना कि वहाँ के लोग मुसलमान हैं। हाँ, सही है, बेहतरीन किस्म के मुसलमान जो मज़हब को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। बिल्कुल, और माशाल्लाह से हमारा मज़हब इस्लाम जो है ना, वो किसी को नुकसान पहुँचाने का सबक नहीं देता। बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ को माइंड में रख लें कि वो इस चीज़ पे पाबंद हैं, वो हमेशा प्यार मोहब्बत पे भरोसा रखते हैं। बिल्कुल। और जो चीज़ है जो माइंड में आ चुकी हैं वो लोगों की, वो मिस इंटरप्रिटेशन है। पाकिस्तान के बारे में भी यही है ना, लोग बाहर से सोचते हैं कि पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग क्या हैं, बहुत मीडिया का भी इसमें हाथ है। सर, मीडिया तो टोटली कंट्रोल है। मीडिया को तो बेचारों को जो हुक्म मिलता है वही करेंगे ना। मीडिया के बंदे जब वहाँ पे खुद नहीं जा सकते, अब ग्राउंड लेवल, सपोज मैं खुद वजीरिस्तान में मैंने टाइम नहीं गुजारा था, मेरी ग्रूमिंग यहाँ पे हुई थी, तो मुझे भी नहीं था पता कि मेरा इलाका किस तरह होगा, मेरे बाप दादा ने जहाँ पे टाइम गुजारा वो किस तरह से होगा। जब मैं गया हूँ, मैंने ग्राउंड पे टाइम गुजारा है, 5-6 साल मैंने गुजारे, फिर मुझे पता चला यार ये कुछ और है, तब भी मैंने दिखाना शुरू कर दिया था, लोग समझ गए थे। बिल्कुल। तो आपने कहा कि वजीरिस्तान में टाइम नहीं गुजारा है। हाँ। अब आप 1-2 दफा गए होंगे वजीरिस्तान, या इस तरह 3-4 दफा? मैं बिफोर में नहीं गया, भाई 2017 में ही पहले। तो इसी तरह है, जैसे मैं कभी वजीरिस्तान नहीं गया हूँ, मैं अगर जाना चाहूँ वजीरिस्तान, तो वहाँ के लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है? मतलब आपको गाइड किया जाता है, नहीं गाइड किया जाता है? वहाँ के लोग, अब ये ना मैं खुद बताऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा कि अपने जो है ना वो जो कहावत जो है ना, अपने मुंह से वो मीठा जो बनता है ना, हाँ, अपने मुंह मियाँ मीठो। इसका मैं आपको दूंगा कि आप तो माशाल्लाह से मर्द हैं, वो एक अलग चीज़ रख देते हैं। 2 खातूनें आई थी। अच्छा। एक पंजाब से थी, एक सिंध से थी। मैं अपनी फैमिली के बाइक पे आई थी। एक तो थी गाड़ी में आना, वो बाइकर थी, बाइक पे आई हैं।
तो उसके रिव्यूज़ जब मैंने सुने हैं, वो एक पहाड़ के टॉप पे वो खातून जो है खड़ी होकर कह रही है, कहते हैं यहाँ पे जब मर्द हमारे सामने आते हैं अपनी निगाहें झुका लेते हैं, ये सामने से आते हैं वो मर्द रास्ता चेंज कर सारे पख्तूनों में ये है। ठीक है, अब आप खुद सोच लेना कि अब वो जो उसी ब्लॉगर थी, बाद में मैंने उसे कांटेक्ट किया कि आपके वजीरिस्तान में एक्सपीरियंस कैसा रहा। कहते यार जिस होटल में, वहाँ पे एक छोटा सा होटल है, कहते यार वो बंदा हमसे पैसे नहीं ले रहा था। अच्छा, ग्रेट। कहते हैं कि उसके जो मैनेजर था उसको ज़बरदस्ती, उसके जो जहाँ पे पैसों वाली जगह ज़बरदस्ती मैंने पैसे रखे कि नहीं बस ये ले लो। एक और चीज़ है, वैसे आप वीडियोज़ में अक्सर दिखाते हैं कि आप जाते किसी शॉप पे तो आपको कहते हैं, आप कहते पैसे ले ले, कोई चीज़ लेके ना, कोई पर्सनल चीज़ हो गई तो वो आपसे पैसे नहीं लेते। ये आपने पहले समझाया होता है या फिर जो है? नहीं, समझाने की बात नहीं है ना। वैसे पश्तून वली जो है नॉर्मली वो तो पूरी दुनिया में पश्तून मशहूर हैं, ठीक है, लेकिन फिर जब पश्तून अब शहरों की तरफ आते हैं वो फिर भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं, शहरी हो जाते हैं। ये पहाड़ वाले लोग जो है ना, तो वही सादे सीधे लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता मुनाफकत का इन चीज़ों का ना। और ये एक प्योर बिलीफ है इन लोगों का, जो मैं बताना चाहूँगा ना कि वहाँ के लोगों का ये बिलीफ है, क्योंकि एज ए ट्राइबल फैमिली मुझे पता है, मेरे वालिद ने मुझे क्या कहते हैं, जो मेहमान यहाँ पे आता है आपका, उस पर आप जितना खर्च करते हो वो खर्च नहीं होता, वो ट्रिपल टाइम आके आपके पास वापस आता है। बिल्कुल, ये तो है। ठीक है, अब ये लोग इस चीज़ पे, एक होते हैं ना वैसी हवाई बात करना है, एक होता है इस पे बिलीव करना। अब आजकल तो भी मैं कहता हूँ मनवाजी उस लेवल की नहीं है, क्योंकि लोग गरीब हो गए हैं, ऑपरेशन से होके गुजर चुके हैं, लोगों के फाइनेंशियली वो हालात नहीं है। वरना हमारे इलाके में मेरे वालिद साहब मुझे कहानी सुनाते थे कि जो भी मेहमान आता था, चाहे गरीब है अमीर है किस तबके का, मेरे हुजरे में आया है वो हमारा मेहमान है, उसके लिए बकरा गिराना बिल्कुल रिवायत चीज़ तो है, रिवायत थी ये चीज़। ठीक है, चाहे वो अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, वो गिराना रिवायत थी वहाँ के। अच्छा, तो ये वहाँ के पीक और ये सबसे ज़्यादा जो है, आपने तो डिफरेंट विजिट किया, कुरम एजेंसी, खैबर एजेंसी, दरादम, खेलपाड़ा, चिनार, इधर उधर सब जो ट्राइबल एरियाज है, टोटली फाटा जो है, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा इलाका जो है वो डेवलप्ड लगा, और सबसे ज़्यादा आपको कौन से इलाके के लोग जो है ना वो मेहमान नवाज ज़्यादा लगे? अब देखिए तो सारे मेहमान नवाज है, ऊपर से पर फिर पख्तून में जब ट्राइबल बेल्ट की बात आती है ना, तो ये काइंड ऑफ ये कह सकते हैं ना कि एक दादा की औलाद है, मतलब एक ख़ानदान के लोग हैं ना ये ट्राइबल बेल्ट वाले, क्योंकि आपस का ये सारा फाटा में आता था, इनका ट्रेड भी आपस में ही होता था। तो मेहमान नवाजी सबकी बराबर है, लेकिन बात एक और आ जाती है कि किस इलाके पे कितना ऑपरेशन गुजरा है, किस इलाके का फाइनेंशियल हालत किस तरह से है। अब वजीरिस्तान पे सबसे ज़्यादा ऑपरेशन गुजरा है, तो वहाँ के लोग जो है ना फाइनेंशियली थोड़े से कमज़ोर हो चुके हैं। तो वो हो सकता है आपको जितनी मेहमान नवाजी वहाँ पे मिलेगी औरंगज़ई में या उस तरफ वहाँ पे ना मिले, क्योंकि अब एक बंदा, आप खुद सोचे, ऑपरेशन से पहले एक बंदा, मैं कई बंदों से मिला, ऑपरेशन से बंदे वो लोग लाखों करोड़ों का बिजनेस करते थे, ऑपरेशन के बाद उनका कुछ नहीं था, वो मुश्किल से अपने घर में गुजर बसर करते थे। तो अब जाहिर है एक मेहमान अगर ऑपरेशन से पहले उसके घर में मेहमान बनकर गया था, ऑपरेशन के बाद जाएगा, उसको चेंज नज़र आएगी। इस मामले में आपको ये कहूँगा कि ये औरंगज़ई और तिरा साइड पे को थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि वो लोग जो है ना इतना इफेक्ट नहीं हो चुके ऑपरेशन, अगर उनके इतने ज़्यादा अरसे के लिए उन पर ऑपरेशन नहीं हुआ। बिल्कुल, तो बात आपने की कि लोगों को जो है वो इफेक्ट हुए हैं टेररिज्म से, एग्जैक्टली, और वहाँ पर कारोबार जो है वो जाहिर सी बात है तबाह हो गए होंगे। तो पहले के मुकाबले में अब लोगों के कारोबार जो है वो किस समत जा रहे हैं? अब कारोबार वहाँ पे ज़्यादातर ये थे ना कि लोग अपने जो खेती में जो फसल होती थी वो बेचते थे, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी तो खैर नहीं होती थी, वो तो ज़राअत वगैरह और बाज़ारों में कोई मतलब अगर कोई ट्रक वगैरह किसी ट्रेडर का आता है उसको खाली करना था। लेकिन अब चूँकि ये हो गया है कि जब से इलाका खुल गया तो वो मार्केट्स जो थे पहले वो सारे बंद हो गए। ठीक है, जब घर सारे गिर गए, 100% आबादी चली गई, जब आबादी वहाँ से निकल गई, 8-10 साल ऑपरेशन जब वो 8-10 साल के लिए तो लोग डिस्प्लेस थे ना, बिल्कुल, तो उन्होंने ये किया ना कि हर कोई दूसरे शहर में आबाद होने लगा। तो मैं हूँ, अगर मैं वजीरिस्तान से आ गया हूँ, मुझे पता है कोई चांस नज़र नहीं आ रहा वजीरिस्तान में वापस जाने का, तो यार क्या करूँगा मैं वहाँ पे उम्मीद लगा के डी खान में घर बना देता हूँ। इस तरह कोई और फैमिली, यार मैं कोई उम्मीद तो है नहीं वजीरिस्तान जाने की, कराची में घर बना लिया। तो ऐसे करते करते तो 100% से वो आबादी अब वजीरिस्तान की आ गई है 40% पे, और ये 40% आबादी जो होती है ना वो सिर्फ आपको गर्मियों के 3 महीनों में मिलेगी। बाकी जो आबादी है आपको 10% नजर आएगी वजीरिस्तान में सर्दियों के दिनों में। तो आप खुद सोचे आबादी जो 100% से लेकर 10% पे आती है तो उसके साथ उसका कारोबार भी कम होता होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताए कि फाटा तकरीबन आपने सारे इलाके कवर किए हैं, ग्रीनरी आपने दिखाई, हर मौसम आपने दिखाया है।
आपने अभी तक बर्फबारी नहीं दिखाई, आया बर्फबारी होती है वहाँ पे? बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक पर्सनल इशू मेरा ये है ना कि मुझे ठंड पसंद नहीं है ना। मैं खुद बड़ा तंग। एक दफ़ा मैं गया था ये रजमक में, मेरे साथ मेरे भाई साहब भी थे, उनके एक दोस्त भी थे। स्नोफॉल हो भी नहीं रही थी, बल्कि स्नोफॉल हो चुकी थी, थोड़ी थोड़ी बहुत कहीं पे पड़ी थी। तो यकीन करें मेरे हाथ इतने फ्रीज हो गए थे, इतने हो कि मैंने कहा यार बस मेरी तो खैर ये सीज़न में नहीं दिखा था। और असल में एक लेक ऑफ फैसिलिटीज़ भी है ना, क्योंकि वहाँ पे जो घर हैं वो कच्चे हैं। और दूसरी बात ये है ना कि आप वहाँ पे अच्छी जगह में रह सकते हैं जब आपका फैसिलिटी या कोई यहाँ पे करो। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, 10% लोग रह जाते हैं, तो सारे घर खाली हो जाते हैं, तो आपके पास जगह नहीं होती रहने के लिए। और वहाँ पे जो होटल्स हैं वो इस लेवल के नहीं है ना कि अभी भी टूरिज़्म वहाँ पे बिल्कुल अभी स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ पे आपको ऐसा होटल नहीं मिलेगा जिसमें प्रॉपर हीटर लगा हो, जिसमें प्रॉपर आपको हर चीज़ की बंदोबस्त मिले। तो ये एक इशू है मेरे साथ। बाकी स्नोफॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, और स्नोफॉल में बहुत ज़बरदस्त वहाँ का लैंडस्केप व्यू होता है, लेकिन ये एक पर्सनल इशू है कि मुझे ठंड से बड़ी बुखार आती है। लैंडस्केप व्यू की बात आपने की है, तो लोग जो है ना अक्सर इंग्लैंड के जो मेडोज है वो भी बड़े फेमस है, तो वहाँ का क्लिप और यहाँ वजीरिस्तान का अक्सर आपके ही क्लिप होते हैं, उनको आपस में जो है ना वो मिला के कहते हैं कि कौन सी ज्यादा प्यारी है। तो आपने दोनों देखे होंगे, और ये तो नेकेड आई से आपने देखी हुई है, तो आपको कौन सी वाली जो है वो ज्यादा अच्छी है? ये तो खुदा की कुदरत है, इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन करनी नहीं चाहिए। तो खुदा की कुदरत है, उसने अपने तरीके से उस मेडोज को भी प्यारा बनाया है, उसने अपनी कुदरत से इस मेडोज को भी प्यारा बनाया है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हम होते ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है, अल्लाह की कुदरत है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर एक माँ की औलाद अगर होती है ना, अगर एक माँ एक बेटे के साथ अच्छा करती है, दूसरे के साथ नहीं करती, तो ये भी एक काइंड ऑफ ज्यादती हो जाती है एक के साथ। तो अगर अल्लाह ने कुदरत बनाया है, अगर हम उसको भी देखते हैं तो हमारी तरफ से हक बनता है कि हम इसको भी दें। अगर उसको एटलीस्ट 100% देख रहे हैं तो इसको भी 20% तो हम कुछ ना कुछ दे जाएं। बिल्कुल। तो खूबसूरती तो जितनी हम वहाँ पे भी ज़्यादा होगी, लेकिन जितनी मैंने वज़ीरिस्तान में देखी है, वज़ीरिस्तान की खूबसूरती का एक अलग सीन होता है। मतलब एक खामोश और पुरसकून माहौल, क्योंकि एक तो ये है ना कि बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। हमारी अल्लाह हमें हिदायत है, हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी हैं जहाँ पे जाती है अपने निशानात छोड़ के जाती है ना, गंदगी फेंक के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीरिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर वीडियो में लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप वज़ीरिस्तान आते हैं अपने साथ गंदगी मत फैलाएं। तो अभी तक वज़ीरिस्तान फिलहाल बहुत साफ़ सुथरा है, तो इस वजह से थोड़ी सी इसकी ग्रीनरी यूनिक है। और इसमें जो सबसे मेन फैक्टर है जो मुझे खुद अट्रैक्ट करता है वज़ीरिस्तान का लैंडस्केप, वो वहाँ के कच्चे घर हैं, कच्चे मकान, जो कि रेयरली आपको पाकिस्तान में कहीं भी मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, और वो मतलब कि पुरानी यादें भी उनसे जुड़ी और है, वहाँ के पुरानी यादें भी है। और वहाँ का जो कच्चा मकान होता है, अब जिस नॉर्मल हमारे शहरों में ज़्यादा बड़ा कोई मकान होगा ना, कितने एक कनाल 2 कनाल, बिल्कुल 1 कनाल 2 कनाल, हमारा जो 1-2 कनाल का घर होता है वो सबसे छोटा होता है। बिल्कुल। बेहतरीन घर वो होता है जो 5 से लेकर 10 कनाल के बीच में। अक्सर मैंने जो ये मिट्टी के घर देखे डबल स्टोरी होते हैं, डबल तो ये डबल स्टोरी के पीछे जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये डबल स्टोरी बनाते कैसे। अब सीमेंट हो, सरिया हो तो उससे तो बन जाता है, लेकिन ये डबल स्टोरी कैसे बन जाता है? हमारा जो अपना शहर है कनीगुरम, वो मशहूर इस वजह से है कि उसका आर्किटेक्ट जो है ना बहुत यूनिक है। सामने उसकी एक पहाड़ी आती है जिससे ये पूरा शहर जो है ना ऐसा नजर आता है, और बिल्कुल इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना है। कनीगुरम के जो घर है ना, उनका स्टाइल भी यही है कि सपोज अगर ये मेरे घर का सहन है ना, बिल्कुल सही है, ये निचले घर का छत होगी उस घर की, बिल्कुल, और मेरी जो छत है ना ये ऊपर वाले घर की वो है। और वहाँ पे हमारे कनीगुरम में डबल स्टोरी, तो आप छोटी बात बता रहे हैं, 4 स्टोरी वाले कच्चे बिल्डिंग है, और समथिंग, और ये वहाँ पे किसी इंजीनियर का काम नहीं है। और ये सारे जो है मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के। अब वहाँ मेरे इलाके में भी डबल स्टोरीज है, लेकिन ऊपर जो है नीचे वाला जो मिट्टी का होता है, ऊपर वाला जो होता है वो चादर जो है जिस तरह वो लगा जो होती है वो होती है। लेकिन ये बल्कि एक यूनिक बात भी है वजीरिस्तान की कि आर्किटेक्ट जो है ना, वहाँ आर्किटेक्ट सर कनीगुरम की जो मैं बात बता रहा हूँ, बाकी घर तो बड़े होते हैं, लेकिन कनीगुरम के स्पेशली ये थे ना, शहरों की तरह कंजस्टेड और छोटे छोटे घर हैं, और डबल ट्रिपल स्टोरीज में होती है ना। तो उसमें ये होता है ना कि एक तो जो पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा बुजुर्ग जो थे वो बड़े अच्छे तरीके से उनको बनाते थे, और सेकेंडली इसमें जो ज़्यादातर काम होता है ना वो लकड़ी का होता है। वो लकड़ी काफ़ी मजबूत लगाते हैं, जो वहाँ पे चिनार का जो दरख्त होता है ना, स्पेशली पहाड़ों से जाके उसके जो लकड़ी होती है वो लाके उस पर बने, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसकी छत मजबूत होती है। बिल्कुल, मेरा मूड बन रहा है कि वजीरिस्तान जाऊँ ना, आपके वीडियोज़ वगैरह देख के बिल्कुल जो है वो यहाँ तक जो है पीक पे है शौक के, मतलब जाओ। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी आना है, सिर्फ वीकेंड पे मैं फ्री होता हूँ। तो वीकेंड पे सैटरडे संडे है मेरे पास। वो इलाके
जो आप चाहते हैं कि मैं विजिट करूं और सारे लोग जो है वो विजिट करें, तो आपको पूरे वजीरिस्तान का जो है ना वो मज़ा तो नहीं आएगा खैर, लेकिन वो आपकी जो प्यास है वो बुझ सकती है। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं वो इलाके रिकमेंड करूँगा जो आप गाड़ी में आराम से जा सकते हैं, और सेकेंडली ऐसा इलाका रिकमेंड करूँगा आपके आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल। आप जाएंगे सबसे पहले मकीन शहर में। मकीन शहर में आपको बिल्कुल जिस तरह हमारे एबटाबाद में हरनोई है ऐसी जगह आपको मिलेगी, पूरा बाजार आपको मिलेगा। आप जिस तरह पहले पहुंचेंगे मकीन में जाके अपने लिए होटल की एक बुकिंग करवा लेंगे। ऐसा होटल तो नहीं है बड़े, लेकिन गुजारा आपका हो जाता है। वहाँ पर रहन सहन का क्या सिस्टम है? नॉर्मल घर हैं, अब नॉर्मल होटल्स हैं, इतने हाई लेवल होटल्स नहीं है। मतलब ये है ना, एक फैमिली के साथ, ये भी नहीं कि एक आम आदमी जाए, फैमिली के साथ आपको गुजारा अच्छा खासा हो जाएगा। नॉट लेविश बट गुजारा हो जाएगा आपका रहने के लिए। बेसिक जो एडवेंचर के शौकीन नजर आते हैं, पहले दिन आप मकीन पहुंच गए हैं, आप थके हुए हैं, मकीन में रेस्ट करेंगे। अगले दिन आप सुबह निकल जाएं रजमक में आपको बाजार मिलेगा, बहुत सारे खूबसूरत स्पॉट्स मिलेंगे। रजमक से जिस तरह आप वापस आते हैं, रजमक से थोड़ा सा सिर्फ एक रोड टर्न होता है, आप शवाल भी जाएंगे, वहाँ तक बेहतरीन रोड है, वहाँ तक आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। जिस तरह शवाल से मुड़ कर आएंगे आप तकरीबन 2 घंटे से आप कनीगुरम जा सकते हैं। कनीगुरम लद्दाख की एक रोड पे 5-6 इलाके आ जाएंगे, वहाँ से वापस आप मकीन आएंगे, नेक्स्ट डे आप वहाँ से वापस निकल आए, तो आपका ज़बरदस्त ये चीज़ें। जी, आपने फैमिली की बात की, तो अगर फैमिली साथ हो तो अक्सर इलाकों में इस तरह होता है, जैसे वजीरिस्तान के बारे में बंद लोग सोचते होंगे तो यही सोचते होंगे, बल्कि अब अगर ना भी सोचते हैं तो पहले जो है वो उनकी सोच ऐसी थी कि वहाँ पर अगर फैमिली के साथ जाएंगे तो लोगों का कुछ पता नहीं चलता, वहाँ पर इतनी एजुकेशन नहीं है, सिस्टम वहाँ पर नहीं है। तो क्या फैमिली के साथ बंदा जाए तो मतलब सिक्योरिटी वगैरह हो, इश्यूज़ तो नहीं है वहाँ? फैमिली के साथ कोई इशू नहीं है। ये है ना कि एक होती है ना जो नई चीज़ करना, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब तो वहाँ पे फैमिलीज बाइक पे जाती हैं और फैमिली जाती हैं, आप कोई इशू नहीं है। कोई वजीरिस्तान में ये आपको नहीं कहे कि आप कौन हैं, या रोड के किनारे पे ठहर के पिक्चर बना रहे हैं, क्या करेंगे, क्यों है फैमिली आपके साथ, क्यों है। हाँ, मैं जो ज़्यादातर जो पंजाब साइड, कराची साइड से जो टूरिस्ट मुझसे कभी कभी रब्ता करते कि हमने जाना है, क्या हमें अलाउड है, सिर्फ उस बात का मैं जिक्र करता हूँ कि देखिए लोकल कल्चर का हमने ख्याल करना होता है। जिस तरह से बाहर से हमारी फॉरेनर्स आते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं, वो हमारे ड्रेसिंग का ख्याल रखते हैं, पाकिस्तानी अटायर में होते हैं, पाकिस्तानी अटायर में होते हैं, वो अपने ड्रेसिंग और सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम पाकिस्तानियों को चाहिए, हम जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस का ख्याल रखते हैं। बाकी आपको यकीन करें, कोई ये जरूर कहेगा कि आप मेरे घर में नहीं आए, मेरे साथ चाय नहीं पी, आपने मेरे मेहमान नवाजी का वेरी हॉस्पिटेबल, ये बात जरूर करेंगे कि आपने मेहमान नवाजी का हमने मौका नहीं दिया। इस बात पे आपसे खफा भी होंगे, बाकी आपको कुछ नहीं कहेंगे कि आपने क्यों आए हैं फैमिली के साथ। अगर मैंने बुझाने की बात की है तो ये भी क्लियर करा दे कि चेक पॉइंट्स और उन पे तंग शंग तो नहीं करते। चेक पॉइंट्स पहले ये था ना कि जब वजीरिस्तान नया खुला था तो काफ़ी ज़्यादा आपको चेक पॉइंट्स फोर्सेस के जो थे क्लियर करने पड़ते थे। अगर आप वजीरिस्तान के रहने वाले नहीं हो तो आपको एक राहदारी, एक रसीद टाइप होती थी, काइंड ऑफ वीज़ा कह सकते हैं, वो बनाना पड़ता था। फिर उसके बाद एक सिस्टम चेंज हुआ, वतन कार्ड बन गए थे कि जिस तरह के मुल्क के अंदर हमें अलग जगह मिल गए, हमें अलग कार्ड्स बनाने पड़े थे। खैर वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब सिर्फ नॉर्मल आप किसी भी इलाके में जाते हैं, सिर्फ एक की चौकी आती है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ पे सिर्फ ID कार्ड आपका स्कैन होता है। किसी भी शहर से हैं आप पाकिस्तान के, आप आराम से। तो कितना टाइम कितना लगता है मतलब एक चेक पॉइंट पे? कुछ सिर्फ डिपेंड करता है कि आपसे पहले कितनी गाड़ियां हैं, क्योंकि एक तो पहले ये सिस्टम होता था ना कि एनालॉग होता था, लिखते थे एक एक चीज़ आपके। अब ये नहीं है वजीरिस्तान का, स्पेशली सिर्फ वजीरिस्तान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब सिर्फ वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम लगा हुआ है, ID कार्ड आपका स्कैन होता है, यू आर गुड टू गो, बस। अच्छा, तो एजुकेशन के बारे में ज़रा बताइएगा। वहाँ आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, एक टीचर थे, अब सुना है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सही जगह पे है और बहुत सपोर्ट किया जा रहा है उनको। सो थैंक्स टू यू कि आपने उनके लिए आवाज़ उठाई। और इसके अलावा जो है वो एजुकेशन कैसे, लोग एजुकेशन की तरफ है नहीं है, क्योंकि आम परसेप्शन ये है कि वो बकरियाँ चराएंगे, ठीक है ना, ज़राअत की तरफ होंगे। एजुकेशन की तरफ कितने लोग हैं? अब देखें वजीरिस्तान में जो एजुकेशन की बात है ना, हमें ज़्यादातर लोग ये कहते हैं ना कि आप लोग जो हैं वजीरिस्तान वाले, ये आप एजुकेशन पसंद नहीं करते, आप लोग बंदूकों को और इन चीज़ों पर ज़्यादा वैल्यू पे ऑफ करते हैं। तो जिस तरह से आपने जो टीचर की बात की ना, वो एक बहुत बड़ी मिसाल मैं सबके सामने रखता हूँ। वो बंदा एक ऐसी जगह में रह रहा है जहाँ पे पानी के सोर्सेज भी बहुत कम है, पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। अब एजुकेशन वहाँ पे होगी जहाँ पे स्कूलों का कंसेप्ट होगा, एजुकेशन वहाँ पे होगी जहाँ पे हर मोड़ पे, हर मोहल्ले में, हर आबादी में एक स्कूल होगा। बिल्कुल। अब वहाँ पे 5-6 गाँव है, 5-6 गाँव में सरकारी तो दूर की बात कोई स्कूल नहीं था, ठीक है।
उस बंदे ने वजीरिस्तान से जाके ये चीज़ महसूस की कि यहाँ पे स्कूल नहीं है। वो कराची में रहकर आया था, कराची में मजदूरी करता था, सही है, वो इतना एजुकेटेड भी नहीं है, वो मैट्रिक उसने किया हुआ था। उसने चीज़ महसूस की कि कराची जैसे शहर में रह के आया, गली के अंदर 3-3 स्कूल होते हैं, बिल्कुल, और पूरे वजीरिस्तान में कोई 500-600 घरों की आबादी के लिए एक छोटा सा स्कूल नहीं है। तो उसने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अब ये देखें ना, अगर एक चीज़ मेरे पास नहीं होगी, सही है, अब अगर लेट्स सपोज एक कैमरा मेरे सामने पड़ा होगा, मैं बार बार देखूंगा यार कैमरा है, कैमरा, मैं यार एक दिन मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए। जब मेरे सामने कैमरा ही नहीं पड़ा होगा, मेरी ख्वाहिश ही नहीं होगी, मैं कैमरे को क्या करता हूँ। जब मुझे बता दिया जाएगा कि आपने बकरियां चरानी है, मेरे सामने बकरियों का कॉन्सेप्ट होगा। अब ये हमारे गवर्नमेंट के लेट्स सपोज अगर पहले हम FCR में रहते थे, तब तो हम गवर्नमेंट के साथ आ गए ना। गवर्नमेंट का राइट बनता है कि हमारा माइंड जो है ना, हमारी ब्रेन वॉश इस तरह से कर लें, हर जगह पे स्कूल की बात हो जाए, हर जगह एजुकेशन की बात हो जाए, हमें प्रोवाइड कर दिए जाए, स्पेशली हमारे फाटा के जो यूथ हैं, स्कॉलरशिप दे दिए जाएं, ये चीज़ बन जाए ताकि ये लोग इसकी तरफ आ जाएं। और जहाँ तक बात है एजुकेशन की, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस तरह के शार्प माइंडेड इन इलाके के जो लोग हैं, कोई पाकिस्तान के किसी इलाके के लोग नहीं हो सकते जितने इंटेलेक्चुअल लोग ये हैं। लेकिन सो यू थिंक के मतलब वो पाकिस्तान को बेटर वे में सर्व करेंगे इफ दे गेट अ चांस टू गेट। हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, मैं आपको गारंटी के साथ देखता हूँ, जो भी डिपार्टमेंट आप उठाएंगे, हर डिपार्टमेंट में हमारे वजीरिस्तान पूरे फाटा का कोई ना कोई बंदा आपको मिलेगा। वो किसी कौम का होगा, लेकिन वो आपको बताएगा कि मैं फलाने इलाके, और ये वो लोग होंगे जिनको पता चल गया होगा कि यार हम यहाँ पे मजीद एजुकेशन नहीं कर सकते, वो एजुकेशन की तलब में दूसरे इलाकों पे जाके माइग्रेट हो चुके होंगे। आपका अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में क्या है? वैसे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लड़कियां जब तक किसी इलाके की जो है वो एजुकेटेड नहीं होगी, जब तक लड़कियां आगे नहीं आएगी, तब तक जो है वो जगह तरक्की नहीं कर सकती। मैं एग्जैक्टली इस बात पे कहता हूँ। ये तो देखें जी, ये हमारे वो हदीस भी है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। बिल्कुल, ठीक है। ये मर्द तक हम पहुंच जाते हैं, आगे स्किप कर देते हैं। अब ये चीज़ देखिए ना कि जो हमारा दीन हमें कहता है हमें वो करना चाहिए, लेकिन बात वही है ना कि हमें ऐसे एक अंधेरे में रखा गया है कि हमारा माइंड इस तरह बना लिया गया है कि लेकिन हम फैसिलिटी अगर दे भी दिए हैं, मर्दों को दे दिए हैं, औरतों को नहीं दी। तो एक जाहिर सी बात है कि हमारे लोग मज़हब को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो अपने बच्चियों को बेच भी देते हैं स्कूलों में, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5वीं क्लास तक भेजेंगे, क्योंकि जब थोड़ी सी एज में बड़ी हो जाती हैं तो वो थोड़ा सा वो रस्म और रिवाज वाला फैक्टर बीच में आ जाता है कि यार लड़की बड़ी होगी, लड़कों के साथ बैठ के किस तरह से पढ़ेगी। तो इसके लिए मैं चाहिए अगर जितने 5 स्कूल मेल के हैं तो 5 नहीं बल्कि 10 स्कूल फीमेल के होने चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू वर्क ऑन दिस। इंशाल्लाह this is something really, I mean, I'm just hurt to know that there no girls education is available at Waziristan, especially. I don't know about other FATA areas, you know better, but इस पे जो है वो काम होना चाहिए। इस पे काम ज़रूर होना चाहिए और इस काम पे हम लगे भी हुए हैं। और एक मैं ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे वज़ीरिस्तान में सोसाइटीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। और हालांकि वज़ीरिस्तान के अपने लोग भी यही चाह रहे हैं। अब पुराने ज़माने में हमें किस तरह से रखा गया था, हमारी क्या सोच रखी गई थी, हमें किस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन आजकल के जो वज़ीरिस्तान के अवाम है वो डेफिनेटली एजुकेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, आपने तकरीबन फाटा के हर इलाके को प्रमोट किया है टूरिज़म के हवाले से, आपका कोई इरादा है KPK या नादरन एरिया के वो प्रमोशन या प्रमोट करने के लिए व्लॉगिंग? KPK तो ऑलरेडी फाटा जो है ना KPK का हिस्सा ही है। और देखिए मैं जाता हर इलाके में हूँ, हर इलाके को मैं करता हूँ, क्योंकि मैं ये डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे नहीं करूँगा कि नहीं मैं पूरा पाकिस्तान मेरा अपना इलाका है। लेकिन वो चीज़ ये है ना कि आपको हर काम अपने घर से शुरू करना चाहिए। तो मेरे लिए मेरा घर जो है वो फाटा है, जो कि बहुत बदनाम हो चुका था। तो सबसे पहले जो मैं दूसरे इलाकों में जाता हूँ इसलिए जाता हूँ कि वहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्या हो रहा है टूरिज़्म के लिए। मैं सारे जो टूरिस्ट के जो इलाके हैं पाकिस्तान में जो पीक पर हैं सब देखता हूँ, जाता हूँ। वो अलग बात है उनकी वीडियोज़ नहीं बनाते, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है ऑलरेडी एक्सपोर्ट है, लोगों को उसके बारे में पता है, लोग उसके बारे में मज़ीद जानना भी नहीं चाहते, मज़ीद उसके बारे में बोर भी होते हैं। तो वो चीज़ें मैं देख के वज़ीरिस्तान में कहता हूँ। तो मैं अभी कहता हूँ कि जब तक मैं इस चीज़ को महसूस ना कर लूँ कि मैंने वज़ीरिस्तान फाटा को इतने लेवल पे प्रमोट कर लिया है कि जितनी टूरिज़्म अगर मेरी नतिया गली में है उतनी टूरिज़्म मेरे फाटा में है, जितनी टूरिज़्म मेरी नारान में है वो टूरिज़्म मेरे फाटा में है, फिर इसके बाद जाके मैं KPK के जो दूसरे इलाके हैं उसमें से हिडन स्पॉट्स निकाल के काम होगा ताकि KPK की टूरिज़्म हम मज़ीद बढ़ा सकें। यू प्रॉमिस्ड मी, मेरा गिला है आपसे कि आप मेरे इलाके को जो है जो कि बहुत नेचुरल ब्यूटी रखता है, मैंने खुद थोड़ा बहुत काम किया है उस पर, तो अलाई
अलाई वैली का एग्जैक्टली आपको अलाई वैली आपने कहा तो था। ये कि वो वही बात है जो आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, मैं तो माइंड ब्लोन अवे कि यार ये खूबसूरती बटाग्राम साइड पे, आपकी बटाग्राम की भी बहुत वीडियोस देखता हूँ और यकीन करें मेरा बड़ा शौक भी होता है क्योंकि मुझे खुद शौक है हर इलाके के हर जगह के पश्तून उसके बारे में जानने की, क्योंकि हर पश्तून का कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है जो मतलब अगर मैं जाता हूँ औरंगज़ई में मेरे पश्तून कुछ अलग होते हैं, वज़ीरिस्तान के कुछ अलग हैं, तो मेरा बहुत शौक है बटाग्राम और ये तोरगर ये सारे साइड एक्सप्लोर करने का, और स्पेशली उसमें से जो अलाई वैली। अब देखिए ज़रूरी नहीं है मैं कि सिर्फ एक इलाके की खूबसूरती को प्रमोट करूँ, बिल्कुल मेरा जो मेन गोल है मैं इलाके के कल्चर को एक्सप्लोर करूँ। अगर मैं वज़ीरिस्तान में दिखा रहा हूँ कि हमारे कल्चर ड्रेसेस किस तरह हैं, हमारे कल्चर फूड्स किस तरह है, तो मेरा ये शौक होगा कि मैं बटाग्राम का फूड देखूँ, बटाग्राम की रिवायात देखूँ, बटाग्राम की खुशी और गम की रिवायात कैसे हैं, फिर जाके हम लैंडस्केप पर भी आएंगे। क्योंकि पहले अगर हम लोग नहीं दिखाएंगे तो लैंडस्केप दूर की बात है, जब लोगों के बारे में पता नहीं होगा तो फिर लैंडस्केप के लिए लोग पीछे क्यों। वैसे हमारे जो लीडरशिप है, वहाँ की जो लीडरशिप है जो कि अब एक्स हो चुके हैं, पीटीआई के लिए की लीडरशिप थी वहाँ, वो लोग बड़ा काम कर रहे थे टूरिज्म पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज़रूर जमशेद बर्की को स्पॉन्सर करेंगे, ये वहाँ आएंगे और हमारे इलाके को जो है वो प्रमोट करेंगे। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, आप जितना अपनी तरफ से करें, ठीक है, जब तक आपके पास सपोर्ट नहीं होगी ना, आप कितना खर्चा करेंगे अपनी जेब से। जब सपोर्ट नहीं होगी तो फिर एक टाइम आएगा आप कहेंगे यार मैं करना चाहता हूँ लेकिन अब मजबूरी है तो क्या करूँ। जी बस देखिए ना, जहाँ मेरे पश्तूनों की बात है, बेशक अगर कोई मुझे सपोर्ट करे ना भी करे ना, मॉरल सपोर्ट मेरे जो फॉलोअर्स होते हैं, इलाके के लोग जो देख के करते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी होती है। तो मेरा बहुत शौक है बटाग्राम को एक्सप्लोर करने का। उस पर आपने जो लीडरशिप की बात की है, तो एक चीज़ थी जो मैं इमरान खान से एक्सपेक्ट करता था इस मामले में, कि उस बंदे को पता था कि एक टूरिज्म से कुमराड की सबसे बड़ी मिसाल है, हेलीकॉप्टर से उतरकर कुमराड में एक वीडियो बना ली, कुमराड की टूरिज्म जिस तरह ब्लास्ट हो जाए बढ़ गई। बिल्कुल। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि केबीके में जितनी टूरिज्म है ना, पाकिस्तान के किसी गिलगित बल्दिस्तान को छोड़ के किसी सूबे में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक्सप्लोर नहीं है, हमने वहाँ पे काम नहीं किया। सबसे पहला काम है हम वहाँ पे अमन लाएं, वहाँ पे लोगों को रोजगार। मजे की बात ये है कि इमरान खान साहब खुद अलाई में आए थे और उनको जब इलाका दिखाया गया तो किसी ने पीछे से उनसे कहा कि खान साहब आगे भी एक इलाका है, तो उन्होंने कहा, वो बंदा कह रहा था आगे इलाका है वो इससे ज्यादा खूबसूरत है, वो चोड़ वैली की बात कर रहा था। तो खान साहब ने कहा कि इससे भी खूबसूरत है कोई इलाका, ऐसी बात, ठीक है। तो इतनी खूबसूरती है हमारे पूरे केपीके में, बट विच इज अनफॉर्चुनेटली अनएक्सप्लोर्ड। एक सेमिनार हुआ था हमारे वजीरिस्तान में जिसमें टूरिज्म एजुकेशन इन चीज़ों पर बात थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाज ऑनर्ड एज एन स्पीकर ऑन टूरिज्म। तो वहाँ पे मैंने एक बात की थी कि टर्की का जो इनकम है बिल्कुल टूरिज्म से है। सारे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं सबके पास तेल था, दुबई के पास तेल नहीं था। दुबई ने इतना काम किया टूरिज्म पे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा दुबई टूरिज्म पे कमा रहा है। बिल्कुल। तो केपी भी मिसाल ऐसी है, अगर केपी सही मानों में टूरिज्म पे काम कर लेना तो यकीन करें पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होगा, और इतना मैं कह सकता हूँ कि ऐसा सूबा होगा जो पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह करे कि हमारी ऐसी लीडरशिप आ जाए, ऐसे लोग आ जाएं कि हमारे केपी को और इसकी टूरिज्म पे काम कर लें। बिल्कुल। अच्छा, पुख्तून तो जहाँ भी हो वो मेहमान नवाज होते हैं, तो फाटा में आपने हॉस्पिटलिटी जो है ना वो दिखाई है वीडियो में, आपको एक्सट्रीम लेवल की हॉस्पिटलिटी कहाँ पे नज़र आई? जो आप हॉस्पिटलिटी की यकीन करें, मैं हमेशा बात करता हूँ कि वज़ीरिस्तान की, फाटा की, खैबर तिरा सब जगहों की हॉस्पिटलिटी जो है ना, यकीन करें मुझे मजबूर कर देती है कि मैं अपना ट्रिप कम कर लूँ। इस लेवल के लोग होते हैं। सबसे एक्सट्रीम मिसाल आपको मैं एक देता हूँ, क्योंकि वो कैसी बात है ना, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं होती। मैं वज़ीरिस्तान में एक वैली है बूसपा, वहाँ पे चला गया और बहुत ही रास्ते से साइड पर थी, ऑफ रोड था, और बहुत ही ऑफ रोडिंग कर करके मैं मुश्किल से बाइक पे पहुँचा। और मेरी यूजुअली आदत है कि मैं चाय का एडिक्ट हूँ, तो मैं अपने साथ एक स्टोव रखता हूँ, उसमें खुद चाय बनाता हूँ। तो वो मेरे पास नहीं थी और मुझे चाय की तलब हो रही थी। तो वहाँ पे कोई बंदा ना बंदे के साथ मुझे, सिर्फ कुछ बच्चे नज़र आ रहे थे। तो मैंने वैसे मजाक में बच्चों से बात कर दी, मैंने कहा यार बच्चे घर में जा सकते हो, चाय का कह सकते हो? बच्चे ने बात सुन के भागा ऐसे करके गायब नज़र से। मैंने कहा पता नहीं शायद डर गया होगा, कुछ लोग होते हैं नए लोगों को देख डर जाते हैं। अब मैं देख रहा हूँ, मैं कंटेंट में बिजी हूँ, बच्चा देखता हूँ साथ में तरमास उठा के और साथ में ये कपड़े में बंधी हुई एक रोटी आई है। अब मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा अब ये देखिए इस बच्चे को क्या पता था कि हॉस्पिटलिटी, अब उसको नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे ट्रेडिशन है, मेहमान नवाजी की रिवायत है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली ऐसा वीडियो ऑफ यूअर्स ऑन इंस्टाग्राम, यू वर सेइंग कि जो है वो देखिए यहाँ के लोग कितने हॉस्पिटेबल है।
मैं आपको औरंगज़ेब की मिसाल देता हूँ कि औरंगज़ेब में मैं चला गया कि जिस होस्ट के पास मैंने जाना था, अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ इशू हो गया था, मिसहैप हो गया था, वो नहीं आ सका था मुझे पिक करने, तो मैं वहाँ पे बैठा था। तो उसने किसी को कॉल की थी कि मेरा गेस्ट आया हुआ है उसी तरह से, तो मैंने मुझको बोल दिया कोई इशू नहीं है, अपने फैमिली के इशूज़ हल करें यहाँ। वहाँ पे एक छोटा सा होटल था जिससे मैंने बात कर ली, रहा था मैंने कि जगह मुझे मिल जाएगी, था जगह बहुत है, आप आ जाएँ। तो मैंने उससे बात की मैं आज रात आपके साथ गुजारूंगा होटल पे। यकीन करें 15 मिनट में मेरे पीछे गाड़ी आई है। क्या जमशेद कौन है होटल में, यहाँ पे कोई जमशेद है बंदा है? हाँ बोला हाँ मैं जमशेद हूँ, आज आए हमारे साथ आ जाए। मैंने कहा नहीं मैंने यहाँ पे तो रात का बंदोबस्त कर लिया। हालांकि उन बंदों को मैं जानता ही नहीं था ना, मेरा उनके साथ कॉन्टैक्ट था। मैं जिस बंदे के लिए आया था वो तो खुद फैमिली प्रॉब्लम में फंस गया था। कहते हैं कि नहीं आपका दिमाग ख़राब है, पख्तूनों के इलाकों में हुजरे होते हैं मेहमानों के लिए, पख्तूनों के इलाकों में होटल्स नहीं होती। मैंने कहा नहीं यार। अब जाके उस बंदे ने उस टाइम पे जाके रात के तकरीबन मगरिब की अजान हो गई थी, मगरिब की नमाज़ें हो गई थी, उसके बाद जाके खाना जो घर में तैयार था वो ला रहे थे। उसने कहा नहीं ये हटाओ मेहमान आया है। उसके बाद उसने वो बंदोबस्त किया है, वो और जितना खाना उसने मेरे सामने पेश किया है, यकीन करें मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि यार अब ये खामा खा मैंने निकले। और वो कह रहे थे कि नहीं यार हम तो खुश हुए हैं कि आपकी वजह से हम पे अल्लाह का एक एहसान है कि मेहमान हमारी तरफ आ गए। मेहमान को रहमत समझते हैं। जैसे आपने अभी बात की कि मड़ा तुम्हारा दिमाग खराब है, हाँ इस तरह ना, तो लैंग्वेजेस बड़े बहुत स्वीट लैंग्वेजेस है वहाँ के, वजीरिस्तान के। वैसे कितनी लैंग्वेजेस जो है वो लोग बोलते हैं? पश्तो ही है, लेकिन पश्तो के कितने एक्सेंट्स है? पश्तो का एक्सेंट तो फिलहाल एक वजीरों का अपना है, वजीरिस्तान की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। वजीरिस्तान में वजीरों का एक्सेंट अपना है। इसमें मैं थोड़ा सा माजरत भी चाहूँगा अपने लोगों से अगर मैं किसी की कमी बयान कर लूँ, क्योंकि बहुत कौमें रहती हैं, बहुत लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो मशहूर लैंग्वेज हैं वो एक वजीरों का अपना एक्सेंट है, थोड़ा सा मसूदों का अपना एक्सेंट है, बर्कियों की तो लैंग्वेज फिर आप ये कह सकते हैं कि 100% डिफरेंट है। पश्तो में तो आती ही नहीं है। वैसे आप जब फ़ोन पे बात करते हैं ना, अक्सर साथ होते थे तो फ़ोन पे बात करते थे, हमें भी समझ नहीं लगती वो तो जो मैं बात करता हूँ ना जिस लैंग्वेज में, वो तो हमारी मसूदों की लैंग्वेज है, मसूदों की है। बर्की की जो हमारी लैंग्वेज है ना वो पश्तो से नहीं मिलती, वो टोटली फारसी है। अच्छा, टोटली वो फारसी है। तो वो वहाँ के लोकल मसूद वजीरों को भी समझ नहीं आती। एक्चुअली मुझे खुद भी बर्की लैंग्वेज नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा टाइम सारा इधर गुजरा है। तो कैसे आप सुलेमान खेल लैंग्वेज भी हैं, सुलेमान खेल की अपनी लैंग्वेज है। इसके अलावा खरोटी भी रहते हैं वहाँ पे, उनकी अपनी लैंग्वेज है। तो बहुत सारे मतलब कौमें रहती हैं जिनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन ये 4-5 जो मशहूर थे उनको मैंने बताया। जैसे आपने वो पिशावरी वाली पश्तो जो है वो सीखी हुई है ना। हाँ। हम जब बात करते हैं तो पिशावरी वाली यूज करते हैं। तो आपस में जो है लोगों का कन्वर्सेशन जो है वो, जब दो मतलब डिफरेंट एक्सेंट्स वाले आपस में बात करते हैं, वो किस जबान में करते हैं? दो लहजे दो है ना पश्तो के, एक है वाला एक शीन वाला है ना, एक सख्त है और एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है। आप लोगों का बहुत हमारा हार्ड है ना, ये हमें जो है ना वो सॉफ्ट लगता है ना, लेकिन वो पिशावरी जो वो सॉफ्ट है, वो है वाला है ना। पेशावर और अदाई हम बोलते हैं पेशावर और पिशावरी लोग कहते हैं पेशावर, तो वो हमारे लिए वो सॉफ्ट है। तो जो हार्ड लैंग्वेज है ना, मतलब जिस तरह हमारी हो गई, तो ट्राइबल में तकरीबन सारी यही बोली जाती है। तो ट्राइबल एक दूसरे का एक्सेंट समझ जाते हैं। अब वजीरिस्तान वाले की डिफरेंट है कुरम वाले से, कुरम वाले की डिफरेंट है औरंगज़ेब वाले से, औरंगज़ेब वाले की डिफरेंट है तिरा वाले से। लेकिन अगर आप पड़ा चिनार के हैं, मैं वजीरिस्तान का हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में आपके साथ मसूद वाली लैंग्वेज में बात करूँगा, पड़ा चिनार वाला समझ जाता है, और पड़ा चिनार वाला अगर बात करते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, खूबसूरती की बात करें, फाटा तो वैसे भी खूबसूरत इलाका है, आपकी वीडियो से पता चल रहा है। आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सी जगह लगी जो आप कहते हैं कि ये भाई ये दुनिया में जन्नत है? फाटा के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल भी होगा कि किसी एक एजेंसी एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता कि ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन मुझे जितना महसूस हुआ है हाइकिंग के हवाले से, मैंने जो हाइकिंग की है कोहे सफ़ेद स्पिनगर जो कहते हैं हम उसे, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे पड़ा चिनार में आता है, ये इसकी जो हाइकिंग ट्रैक है बहुत खूबसूरत है, एक जन्नत है। दूसरे पे अगर मेरी वजीरिस्तान में पीरगर जो सबसे ऊंचे तरीन पहाड़ है, इसकी ट्रैक की बात करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत है। अगर ओवरऑल ज़्यादा खूबसूरती किस जगह में देखने को मिलती है इस पर बात करें तो वजीरिस्तान में डेफिनेटली इसलिए मिलती है कि वजीरिस्तान जो है ना पूरे एजेंसीज में सबसे बड़ी एजेंसी होती है साउथ वजीरिस्तान। तो अगर ज़्यादा रकबा है तो ज़्यादा इलाके होंगे उसमें एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरे नंबर पे अगर मैं रखूँगा तो पाड़ा चिनार भी खूबसूरत है, खैबर और औरंगज़ेब भी तकरीबन आपस में मिलती जुलती हैं, तो वो तीसरे नंबर पे, मतलब कम नहीं है उनकी खूबसूरती, लेकिन उनका एक डिफरेंट लैंडस्केप है। और वहाँ पे माउंटेन्स इतने हाइट वाले नहीं मिलेंगे जितने हाइट वाले आपको, सबसे हाइट वाले माउंटेन्स आपको मिलते भी हैं तो पाड़ा चिनार में मिलते हैं। आप अक्सर विजिट जो होता है वो
पहाड़ों की तरफ होता है, पहाड़ आप दिखाते हैं, कभी आपने जो है वो कभी कभार आपके वीडियोस में जो है वो हम गाँव देखते हैं, तो क्या वहाँ गाँव में कैमरा यूज़ करना और इन चीज़ों पे कोई पाबंदी है या लोग बुरा मनाते हैं, कैसी? पाबंदी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जिस तरह मैं बात करता हूँ लोकल ट्रेडिशंस और कल्चर का आपने ख्याल रखना होता है। हमारा ये होता है ना, हमारी परसेप्शन तक ये बनाई हुई है लोगों ने कि वजीरिस्तान में औरतें जो है ना घर में कैद होती हैं, औरतें तो बस घर से निकल नहीं दिया जाता। हमारे गाँव में ये होता है ना कि गाँव में जो आबादी होती है वो तकरीबन सारे एक दूसरे को जानते हैं, तो गांव की जो ख़वातीन होती हैं ना वो घरों से बाहर होती हैं। बिल्कुल। कोई पानी के किनारे बैठी होंगी, कोई यहाँ पे बैठ के बातें कर रही होंगी, कोई खेतों में बैठी होंगी काम कर रही होंगी, कोई गायें बकरियों को चरा रही होंगी ना। तो ये काम, क्योंकि अब गांव में जो आबादी एक दूसरे को जानती हैं तो एक दूसरे की ख़वातीन को भी पता होता है कि फ़लाने घर की खातून है, तो वो तो इस मामले में तो अगर आप, जाहिर सी बात है, अब एज ए पश्तून अगर सिटी में भी ये होता है तो पश्तून लोग माइंड करते हैं, एक इज्जत पे बात आती है। बिल्कुल। तो आप कर सकते हैं बेशक, लेकिन अगर आप लेट सपोज मैंने अगर रिकॉर्ड करना भी है तो मैं उनको पहले बता देता हूँ कि इस तरह मैंने कुछ रिकॉर्ड करना है तो पर्दा कर लिया जाए, तो उसके बाद बेशक मैं रिकॉर्ड कर। लेकिन अगर इस तरह डेफिनेटली सी बात है, वजीरिस्तान पश्तूनी किसी भी की माँ बहन की वीडियो अगर किसी के फोन में आएगी तो एक अनएथिकल काम भी, बिल्कुल अनएथिकल काम है। अगर लेट सपोज किसी की माँ बहन रोड पे जा रही है, मैं उसकी एक वीडियो बना लूँ, गलती से आ जाए, सही है, तो मुझे ये बुरा लगता है कि यार गलती बात है, किसी की इज्जत मेरी वीडियो में आ रही है, तो वहाँ पे सच मना नहीं है, लेकिन इस चीज़ का मैं ख्याल ज़रूर रखता हूँ कि किसी की इज्जत मेरी वजह से ख़राब ना हो जाए। आपके साथ इस तरह कोई वाक़या पेश आया आपको, मतलब कि आप वीडियो बना रहे, आपको पता भी नहीं है, बाद में पता चला जब वीडियो अपलोड की है कि इसमें जो है ना पीछे औरत आई हुई है, ये या थ्रेड्स आए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आसपास इलाका को देख लूँ, क्योंकि ख़ुद अगर मैं वहाँ का रिहायशी हूँ तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बेहतर तरीके से अपना एक काम कर लूँ। तो मैं तो पहले कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में ज़्यादा अच्छे स्पॉट्स कुछ इसलिए भी नहीं आते, आसपास घर होते हैं, और मैं हमेशा ड्रोन ऐसी जगह में उड़ाता हूँ जहाँ पर आबादी नहीं होती। अगर आबादी होती भी है तो मैं किसी मशर से, मतलब जो वहाँ का मलक होता है, उससे बात कर लेता हूँ किसी के थ्रू कि यहाँ पे मैंने ड्रोन उड़ाना है, तो घरों में जिन्होंने पर्दा करना है वो कर ले। और एक जगह जहाँ पे इश्यूज़ की बात है, एक दफ़ा ये हुआ था कि 2018 की बात है, जब मैं दूसरा व्लॉग शूट कर रहा था वजीरिस्तान में, जिस जगह पे मैं खड़ा था वीडियो बना रहा था एक घर के सामने, तो एक बाबा आए हैं, उन्होंने कहा यार मेरे घर के आगे वीडियो मत बनाओ, क्योंकि जाहिर सी बात पुराने सोच के लोग मत थे। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैंने चुपचाप कैमरा बन के माफ़ी मांग ली उनके सामने, मैंने वही डिलीट भी कर दी, मैं चला गया। किस्मत की बात है किस तरह से लोगों में चेंज आता है टूरिज़्म की वजह से। उसी जगह पे, उसी इलाके में 3 साल बाद जब मैं गया हूँ 2022 में, उसी जगह में मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार मैंने ज़रा ऊपर जाके कुछ वीडियो बनानी है, इजाज़त है? तो वो आगे से हैरान हो के कहते किधर से आए हो? मैंने कहा इधर से आया हूँ, क्योंकि उसी इलाके में 3 साल में नहीं गया था। मैंने कहते क्यों, वो ये क्यों पूछ रहे वीडियो बनाने का? मैंने कहा वो हो सकता है किसी का घर हो। कहते भाई ये ऊपर जाओ, वीडियो बनाओ, जो करते हो करो, रात गुजारनी है, और यहाँ पे मेरा घर है, रात तब्दीली आ गई थी। मैंने पूछा यार ये कैसे? मैंने सेम मुझे स्टोरी बताई 3 साल पहले, किस तरह बाबे ने मुझे बोला। कहते यार एक बात हमने नोट की, ईद पे यहाँ पे इस रास्ते से बहुत सारे लोग मोटरसाइकिलों पे गुजरते थे। कहते मैंने यहाँ पे एक दुकान लगा ली, कहते ईद के दिन में यहाँ पे मैं इतना पैसा कमाता था कि मैं शहर में जाके मुसाफरी में वो पैसा नहीं कमा सकता। बिल्कुल, यही तो फायदा है ना टूरिज्म। तो गाँव वाले लोगों को समझ आ गई थी, तो अब गाँव वाला कोई माइंड ही नहीं करता इस चीज़ को, अनटिल अनलेस अगर आप किसी घर के अंदर घुस के या अनएथिकल काम करे वो तो अलग चीज़ है, बाकी आपको कोई मना नहीं करता। लोगों में ना अवेयरनेस जो है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत इजीली आ सकता है। तो वह इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है उसका क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी में शुरू तब से लेके अभी तक, और उस दिन रेस्टोरेंट जो पॉलिटिकल मिसहैप हुआ था पाकिस्तान में, उस दिन भी मैंने बनाई थी कि पूरा पाकिस्तान 3 दिन के लिए इंटरनेट से बंद हुआ है, तो हमारे फाटा तो पूरे शुरू से ही अंधेरे में पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ पे काम करने, इस चीज़ के लिए मैं भी बड़ी आवाज़ उठाता हूँ। देखें कनेक्टिविटी अलग बात, इंटरनेट से लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल। और टूरिज़्म का मेरा मकसद ये है ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इलाके के लोग कमाएं। मेरा अगर अब कोई भाई वजीरिस्तान वाला जाके मुसाफरी कर रहा है कराची में, 25,000 रुपये सैलरी कमा रहा है, 25,000 में से वो वहाँ पे अपने रिहाइश का खर्चा उठाएगा, उस 25,000 में से वो अपने बच्चों के लिए पैसे भेजेगा, घर से दूर भी गुजारेगा, तो उसको इंटरनेट पे हम कुछ ना कुछ सिखा दें। वो इधर आके क्यों नहीं कुछ सिखा? 25,000 बेशक ना कमाए, जो 15,000 वो घर में बेचता है वो 15,000 इधर ही कमाए। आप तो इन्फ्लुएंसर है ना, वहाँ के 4 लेक्स जो है वो अराउंड सोशल मीडिया आपकी जो है वो रीच, और ज़्यादा रीच जो है वो वजीरिस्तान के लोगों की है। तो आप खुद कोई स्टेप उठाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं? मेरा इरादा इंशाल्लाह ये है कि मैं अब लोगों को डिजिटल स्किल्स की तरफ ला रहा हूँ। मेरी कोशिश ये होगी कि जब तक मैं इलाकों को प्रमोट करता हूँ, इसका ऑफ सीज़न में जिस तरह सर्दी होती है, क्योंकि मैं सर्दी में ट्रैवल बहुत कम करता हूँ,
तो सर्दी में मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाऊं, जिनके साथ कोलेब्रेशन करूं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, NGOs के साथ, जो वहाँ के लोगों को डिजिटल स्किल सिखाएं, जो वहाँ के लोगों को लैपटॉप्स और ये चीज़ें सिखाएं, ताकि वो समझ जाएं कि डिजिटल स्किल से भी आप कितना पैसा कमा सकते हैं। जमशेद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आखिर में 1 मिनट है आपके पास, कोई भी मैसेज आप देना चाहे पूरे पाकिस्तान को, स्पेशली पख्तूनों को, टूरिज्म के शौकीन लोगों को? मैं 2 मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों के, अगर आप वज़ीरिस्तान के बारे में जो भी सोचते हैं, तो आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप एक दफ़ा वज़ीरिस्तान आएँ। आप ये समझ कर आएँ कि बाहर से जो हमारे पास फॉरेनर्स आते हैं वो क्या सोच कर आते हैं, उसको क्या चीज़ मिलेगी, वही आप वज़ीरिस्तान के लिए सोच कर आएँ। इंशाल्लाह जो आपको पर्सपेक्टिव होगा, चेंज होगा, आपको इतनी प्यार मोहब्बत मिलेगा। सेकेंडली, मैं वज़ीरिस्तान और मेरे पश्तून भाइयों से, मैं पश्तो में ये बात करूँगा कि तासो तजे पखपला इलाका के कम में मिलमाना दर्जी अगर दुमरा खिदमत कवे चाहे अगर मजबूर आशी सबा तासो ता नूर खलक रावली सबा नूर खलक राजी अगर सर नूर पैसे राजी दस बड़ा जमंग तरक्की लार पर दिला रवाने की। थैंक यू सो मच जमशेद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप एक कॉल पे आए मेरे, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।